हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रयास एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हमारा 12th क्लास बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। दोस्तों, जो ये मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी है, इसको इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी बोला जाता है। इंड्यूस्ड अबॉर्शन। अब जो एमटीपी है वो दो टाइप से होती है। दो टाइप से कैसे? एक तो अगर फीमेल के अंदर कोई भी एक्सीडेंटली हुआ है या कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है, नेचुरली मतलब कोई भी मिसहैपनिंग हुई है और उसके कारण अगर जो प्रेगनेंसी वो टर्मिनेट होती है तो उसको बोलते हैं मिसकैरेज, वो होता है मिसकैरेज। लेकिन अगर एमटीपी जो प्रेगनेंसी वो टर्मिनेट करवाई जा रही है, उसको अवॉइड करवाया जा रहा है, कैसे? इंटेंशनली, जानबूझकर, तो उसको बोलते हैं क्या? इंड्यूस्ड अबॉर्शंस। आइए स्टार्ट करते हैं एमटीपी। इंटेंशनल और इनवॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी फॉर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, या आ गया इंड्यूस्ड अबॉर्शन। कि फुल टर्म से पहले ही, फुल टर्म का मतलब क्या है कि 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी से पहले ही बेबी को क्या करवाना? टर्मिनेट करवाना, उसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी या इंड्यूस्ड अबॉर्शंस। क्या होता है? नियरली 45 to 50 million MTP are performed in a year all over the world, which is account to be 1/5 of the total number of the conceived pregnancy in a year। क्या मतलब है कि अगर एक साल के अंदर जितनी भी प्रेगनेंसी हुई है ना, उन प्रेगनेंसी का 1/5 क्या हो रहा है? वो प्रेगनेंसी 1/5 हो रही है, टर्मिनेट हो रही है। कितनी? लगभग 45 से 50 मिलियन। ठीक है। तो पहले जो एनसीईआरटी में एक लाइन थी, अभी तो नहीं है, वो कट कर दी गई है कि जो एमटीपी है ना, वो भी जो पॉपुलेशन रेट हाई है उसको कम करने का एक तरीका है, लेकिन ऐसा नहीं है। वेदर टू एक्सेप्ट और लीगलाइज एमटीपी इज बीइंग अ डिबेट अपॉन इन मैनी कंट्रीज। क्या है कि बहुत सारी कंट्री में जो एमटीपी है वो अलाउ नहीं है, अभी भी डिबेट चल रही है कि इसको लीगल करें या ना करें। खैर, इंडिया में तो अभी लीगल हो चुकी है, 97 के अंदर इंडिया ने लीगल कर दी गई है। लेकिन बहुत सारी कंट्री में क्या है, बहुत सारी कंट्री में ऐसा माना जाता है भाई कि ये गॉड का गिफ्ट है, इसको तो मतलब रखना ही होगा। तो बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे इमोशनल्स हो गए उनके, एथिकल रीजन हो गए, रिलीजियस फैक्टर हो गए उनके, और कुछ सोशल इश्यू हैं जो इन्वॉल्व हो रहे हैं उनके अंदर कि इसको जो एमटीपी इसको लीगलाइज करें या ना करें। ओके। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज एमटीपी इन 1971 with some strict condition to avoid its misuse। इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या किया था? 1971 के अंदर जो एमटीपी थी उसको लीगल कर दिया गया था, लेकिन कैसे लीगल किया गया था? विद स्ट्रिक्ट कंडीशन। बहुत सारी कंडीशंस थी उस पर लागू होती थी, जिससे क्या हो गया, जो एमटीपी का मिसयूज हो रहा था वो अवॉइड किया जा सके। सच रिस्ट्रिक्शंस आर ऑल द मोर इंपॉर्टेंट टू चेक indiscriminate and legal female feticides which are reported to be high in India। चेक का मतलब होता है यहाँ पे रोकना। ये जो चेक दिखा रहे हैं इसका मतलब है रोकना, कि बहुत सारी जो क्या थी रिस्ट्रिक्शंस थी, ठीक है, वो क्या थी? वो चेक कर रही थी, मतलब रोक रही थी किसको? इनडिस्क्रिमिनेशन। इनडिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या है? इलीगल फीमेल फेटोसाइड्स, कन्या भ्रूण हत्या जो हो रही थी उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? बहुत सारी कंडीशन लगाई, क्योंकि जो कन्या भ्रूण हत्या है वो फीमेल के अंदर क्या है, बहुत सॉरी इंडिया के अंदर क्या है, उसका रेट बहुत हाई है। तो गवर्नमेंट ने ये फैक्टर भी समझा, इसको कंसिडर किया, और इसको कंसिडर करके 1971 के अंदर गवर्नमेंट ने जो एमटीपी है उसको लीगलाइज कर दिया। अब है वाई एमटीपी। एमटीपी क्यों करवाते हैं? एमटीपी क्यों करवाते हैं? इसका आंसर क्या है? टू गेट रीड ऑफ द अनवांटेड प्रेगनेंसी। अनवांटेड प्रेगनेंसी से छुटकारा पाने के लिए, या कुछ भी ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्स ड्यूरिंग द इंटरकोर्स के दौरान क्या हुआ है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स मतलब कॉन्डम्स वगैरह जो हमने पीछे पढ़े थे उनका यूज ना हुआ है, या फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव्स की अगर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किए हैं बट वो क्या हो गए, वो फेल हो गए हैं, ड्यूरिंग द कोइटस या रेप केसेस के दौरान एमटीपी करवा सकते हैं। ये एमटीपी का आंसर है कि वाई एमटीपी। एमटीपी आर आल्सो एसेंशियल इन द certain cases where the continuation of the pregnancy could be harmful, even a fatal, either to be mother or the fetus or both। एक और कारण है कि एमटीपी करवा सकते हैं, क्यों?
अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू रखे, कोई भी लेडी या कोई भी फीमेल प्रेगनेंसी रखे लगातार, और वो प्रेगनेंसी हार्मफुल हो सकती है या तो उसके लिए या उसके बच्चे के लिए या दोनों के लिए, तब भी क्या है वो एमटीपी करवा सकती है, अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकती है। तो ये आंसर हमारा कि वाई एमटीपी। नेक्स्ट ला क्या है, MTP are considered a relatively safe during the first trimester। MTP कब सेफ है, कब करवानी चाहिए? MTP करवानी चाहिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब क्या है कि जब तक प्रेगनेंसी कितनी हो गई है, लगभग 12 वीक की प्रेगनेंसी हो चुकी है। ठीक है, ये देखो लिख रखा है कि प्रेगनेंसी सेफ कब है, कब उसको टर्मिनेट करवाना चाहिए, आफ्टर 12 मंथ्स सॉरी वीक्स, क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर जब स्टार्ट होता है ना, ये कंप्लीट होता है, तब जो बेबी है ना उसके जो लिम्स वगैरह हैं, हाथ पैर वगैरह फुली डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है जो एमटीपी है वो कब सेफ है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ही सेफ है। आगे क्या है, वन डिस्टर्बिंग ट्रेंड ऑब्जर्व इज दैट मेजॉरिटी ऑफ एमटीपी आर परफॉर्म्ड इलीगली बाय अनक्वालिफाइड पैक्स। पैक्स क्या होते हैं? पैक्स होते हैं कोई भी मतलब नर्स है या कोई भी आदमी है, वो क्या है वो मतलब किराया भाड़े पे क्या लिया, उसने लाइसेंस लिया है और लाइसेंस लेके वो क्या कर रहा है, वो अनसेफ और इलीगली अबॉर्शंस करवा रहा है, उसको बोलते हैं अनक्वालिफाइड पैक्स। तो वो जो अनक्वालिफाइड पैक्स से जो एमटीपी कर रहा है वो ना, वो मदर के लिए भी रिस्की होते हैं और वो जो उसके अंदर बेबी है उसके लिए भी रिस्की होते हैं। कई बार क्या होता है कि ऐसी घटना घटती है कि वो कोई भी लेडी है वो दोबारा मदर ना बन पाए। तो जो अनक्वालिफाइड पैक्स हैं, जो इलीगली अबॉर्शंस कर रहे हैं, उनसे बचें। ओके, क्या है, वन डिस्टर्बिंग ऑब्जर्व, एक ट्रेंड देखा है कि एमटीपी परफॉर्म कर रहे हैं कौन, इलीगल पैक्स, जो क्या है विच आर ओनली क्या है अनसेफ, जो क्या है अनसेफ है बट कुड बी फेटल टू, अनसेफ तो है ही है लेकिन वो क्या है वो घातक भी हो सकते हैं। हो सकता है वो जो लेडी है वो दोबारा मदर ना बन सके, ये वोम के अंदर ही बच्चे की डेथ हो जाए, कुछ भी हो सकता है। जो अनक्वालिफाइड पैक्स हैं, बी अवेयर ऑफ देम। अनदर डेंजरस ट्रेंड इज द मिसयूज ऑफ द एमिनोसिंथेसिस। एक और ट्रेंड आया है जो मतलब इंडिया में भी बहुत आई है लेकिन अब बैन है इंडिया के अंदर, तो गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया गया है, एमिनोसेंटेसिस। एमिनोसेंटेसिस क्या है? एमिनोसेंटेसिस जैसे ये मदर का वोम है, यूट्रस है, यूट्रस के अंदर क्या है ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर जो ये है ये बेबी बन रहा है। इस बेबी के जो इर्द गिर्द है एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इस कैविटी होती है, उस कैविटी का नाम है एमनियोटिक कैविटी और फ्लूइड का नाम है एमनियोटिक फ्लूइड। इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जो फिटस है उसके लगभग सभी सेल ही प्रेजेंट होते हैं, सभी जो कंपोनेंट है वो प्रेजेंट होते हैं। और जो एमनियोटिक फ्लूइड्स है ना, इसमें जो क्रोमोसोम्स नंबर है वो जो डीएनए है वो भी प्रेजेंट होते हैं। तो क्या करते हैं, जो एमनियोटिक फ्लूइड है इसको आगे फर्दर लैब्स में भेज देते हैं, वहां पे चेक करते हैं बच्चे का सेक्स कि वो मेल है या फीमेल है। अगर वो फीमेल है तो उसके फीटस के अंदर ही उसकी डेथ कर दी जाती है, फिर वो एमटीपी परफॉर्म की जाती है। इंडिया में रेट बहुत हाई है, समझ गए? तो क्या हो रहा है, एमनियोसेंटेसिस का मिस यूज हो रहा है टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द अनबोर्न। जो बेबी अभी बोर्न भी नहीं हुआ ना, उसका सेक्स पता करके, ठीक है, फ्रीक्वेंटली विद द फीटस, अगर फीटस क्या मिला, अगर फीटस इज फाउंड टू बी ए फीमेल, अगर फीटस क्या है, फीटस मतलब जो बच्चा पेट के अंदर है वो क्या है, वो फीमेल है, कन्या है, तो इट फॉलोड बाय द एमटीपी, दिस इज टोटली अगेंस्ट व्हाट इज लीगल। तो उसको क्या कर दिया जाता है, उसको पेट के अंदर ही उस भ्रूण की हत्या कर दी जाती है, जो किसको बोलते हैं, कन्या भ्रूण हत्या। तो ये क्या है, वैसे एमिनोसेंटेसिस अब गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। नेक्स्ट है, सच प्रैक्टिस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज These are dangerous both for the young mother and fetus। जो एमटीपी हैं, जो अनक्वालिफाइड क्वैक कर रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं कि जो अनक्वालिफाइड क्वैक कर रहे हैं, जो एमटीपी करवा रहे हैं, दोनों के लिए खतरनाक हो सकती है, बहुत मदर के लिए भी और जो यंग मदर है। यंग मदर के लिए क्यों? क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम उसकी प्रेगनेंसी है, फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में उसको एमटीपी करवाना पड़ रहा है और वो भी किसी अनक्वालिफाइड क्वैक के जरूर, तो वो उसके लिए बहुत ही फैटल, बहुत ही घातक हो सकता है उसके लिए। इफेक्टिव काउंसलिंग ऑन द नीड टू बी avoid unprotected coitus and risk factor involved in the illegal abortions as well as providing more healthcare facilities could reverse as the mentioned healthy trend। क्या बोल रहे हैं कि इफेक्टिव काउंसलिंग ऑन द नीड टू अवॉइड द अनप्रोटेक्टेड कोइटस, कि जो डॉक्टर्स हैं, जो प्रैक्टिशनर है, उनके साथ क्या वो उनके साथ काउंसलिंग करें, काउंसलिंग की जरूरत है। जो क्या बताएंगे, जो बताएंगे कि जो प्रोटेक्टेड सेक्स है या कोइटस है या इंटरकोर्स है,
तो वो क्या बताएंगे, जो भी ये सेक्स है क्या है, इससे रिलेटेड जो भी रिस्क फैक्टर है जो क्या इलीगल अबॉर्शंस में क्या इन्वॉल्व है, एज वेल एज वो क्या प्रोवाइड कराएंगे, वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएंगे। और मेंशन द अनहेल्दी ट्रेंड्स, क्या मतलब है इसका लाइन का, कि जो भी डॉक्टर्स होते हैं, कई बार क्या ऐसे कपल्स होते हैं उनको जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स उनके बारे में पता ही नहीं होता, तो उनके साथ काउंसलिंग करें, वो बताएंगे कि जो ये जो मतलब गोइटस है, ये क्या मतलब कैसे जो कॉन्ट्रासेप्टिव उनका यूज करना होता है, तो वो क्या, और उसके साथ वो बताएंगे बहुत ही जो अनहेल्दी ट्रेंड है, भाई ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसे नहीं करना, और भी हेल्थ केयर जो क्या है फैसिलिटीज है वो भी मतलब बताएंगे उसके बारे में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसको हमने पढ़ा है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। अब कुछ ये नोट भी दिया एनसीईआरटी ने, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी अमेंडमेंट इन 2001। अब जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी कब आया था, 1971 के अंदर आया था, लेकिन इसके अंदर अमेंडमेंट हुआ 2017 के अंदर। इसके अंदर अमेंडमेंट कब हुआ, 2017 के अंदर। वाज एनएक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया विद द इंटेंशन ऑफ द रिड्यूसिंग द incidence of the illegal abortions and consequence the maternal mortality and morbidity। इसका मतलब क्या है कि 2017 के अंदर गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट किया एमटीपीज के जो कानून है उसके अंदर, और उस कानून में क्या मतलब उन्होंने बदलाव किया कि जो भी इलीगल अबॉर्शंस हो रहे हैं या जो भी मैटरनल मतलब मदर का जो मोर्टिलिटी रेट उससे बढ़ रहा है या मदर उससे मर रही है, मोर्बिडिटी का मतलब क्या है, डिजीज, जो भी उससे डिजीज हो रही है उनको क्या करना है, उनको रिड्यूस करना है, उनको कम करना है। और अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड इन अ सर्टेन कंसीडर ग्राउंड्स विद इन द 12 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी। क्या बोला कि अगर कोई भी एमटीपी करवा रही है तो वो एमटीपी कब करवा सकती है, सर्टेन ग्राउंड्स या कुछ कंडीशंस के साथ, और कब तक, अप टू 12 वीक्स तक ही ऑफ द प्रेगनेंसी ऑन द ओपिनियन ऑफ द वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अगर वो एमटीपी करवा रही है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ही, तब तो सिर्फ क्या एक आरएमपी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, सिर्फ इसका ही ओपिनियन या साइन लगेंगे। और अगर प्रेगनेंसी हैज बीन लास्टेड कितनी मोर देन 12 वीक्स से ज्यादा चली गई, मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर ये 24 मंथ से कम है, तब क्या लगेगा, टू मेडिकल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, तब दोनों की रजामंदी होगी, तब जाकर जो एमटीपी है वो परफॉर्म होगी। प्रैक्टिशनर मस्ट बी द ओपिनियन परफॉर्म्ड इन द गुड फेथ दैट द रिक्वायर्ड ग्राउंड एग्जिस्ट, की उनकी भी दो की कैसे सलाह होगी कि जो ये मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर में एमटीपी करवाई जा रही है ये सेफ भी रहेगी या नहीं रहेगी, और जो भी मतलब ग्राउंड्स है, जो कंडीशंस है उनको फॉलो कर रही है या नहीं। प्रेगनेंसी आर द continuation would be involved in the risk to the life of the pregnant women और grave injury physical और mental health और the कि जो मतलब एमटीपी करवा अगर फर्स्ट ग्राउंड दिया इसने कि जो प्रेगनेंसी वो कंटिन्यू कर रही है और वो प्रेगनेंसी उस प्रेगनेंसी से रिस्क हो सकता है लाइफ की, या तो प्रेग्नेंट वुमेन की, या जो बच्चा उसके अंदर है या वो फिजिकली हेल्दी नहीं है, तब वो जाके क्या करवा सकती है, एमटीपी करवा सकती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो ये चीजें पता नहीं लगेगी वो फिजिकली कैसा है, तो वो पता लगे कब, मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर, सेकंड ट्राइमेस्टर के दौरान। तो ये फर्स्ट ग्राउंड है जहां पे वो एमटीपी करवा सकती है। नेक्स्ट क्या है, देयर इज ए substantial risk that is for the child were born it would be suffer from such physical mental or abnormalities such as to be serious handicap। अगर बच्चा प्रेगनेंसी कंटिन्यू, अगर बच्चा को क्या होती मतलब फिजिकल डिसेबल है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सारे सिम्टम्स उसके अंदर है, तो इससे भी जो क्या है एमटीपी वो लेडीज मतलब 12 वीक्स के बाद, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद वो करवा सकती है। तो ये थे हमारे कुछ ग्राउंड्स और जो अमेंडमेंट हुआ था उसका एमटीपी के अंदर। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एसटीआई। पहले ये टॉपिक एसटीडी हुआ करता था, अब ये टॉपिक हो गया एसटीआई, मींस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्यों, क्योंकि ये जो डिजीज है ये इन्फेक्शन से ही फैलती है, चाहे वो बैक्टीरियल हो या वायरल। इन्फेक्शंस और डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअली इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। अब नाम में क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, मतलब वे डिजीज जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से, मतलब जो
यौन संबंध बनाने से या उनके कॉन्टेक्ट में आने से फैलती हैं, उन डिजीज को बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या डिजीज। एक और नाम है इसका वेनरल डिजीज। वेनरल का मतलब ही सेक्सुअली होता है, वेनरल डिजीज या वीडी। या एक और नाम है इसका आरटीआई, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन। अब एग्जांपल क्या है इसके, जैसे गोनोरिया है, साइफल्स है, जेनाइटल हर्प्स है, क्लाइमिडाइसिस है और जेनाइटल वार्ड्स है और ट्राइकोमोनियासिस है। या एक और है हेपेटाइटिस बी एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट डिस्कस्ड इन्फेक्शन इन द रिसेंट ईयर इज, जिससे क्या जो एचआईवी से होती है उसका नाम है एड्स। अब अगर बात करें, एक तो जो ये हेपेटाइटिस बी है और एक एड्स है, ये वाली, ये इनको छोड़ के जितने भी डिजीज, घनोरिया है, साइपल्स है, हर्प्स है, ये सारी की सारी आती हैं आरटीआई। मतलब जो इनके सिम्टम्स होंगे ना इन सभी डिजीज के, उनके सिम्टम क्या होंगे, जो जेनिटल ट्रैक्ट्स है उनमें क्या होना, ईचिंग होना, ओके, और उनमें एलर्जी वगैरह होना, तो ये सारे के सारे सिम्टम्स आएंगे आरटीआई में बाकी डिजीज के। लेकिन जो हेपेटाइटिस बी है और एड्स है, इनके सिम्टम आरटीआई के अंडर नहीं आएंगे, क्योंकि जो हेपेटाइटिस है, हेपे नाम में ही है, मतलब लीवर के अंदर इसके बैक्टीरिया वगैरह हैं, और एड्स मतलब ह्यूमन अमीनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन अमीनो वायरस मतलब क्या करता है, जो इम्यून सिस्टम है ना, जो कहां पे अटैक करता है, इम्यून के ऊपर अटैक करता है। तो इन दो डिजीज को छोड़ के एड्स और हेपेटाइटिस बी, ये जो बाकी डिजीज आएंगी, ये आएंगी अंडर द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर। जो एड्स है इसके बारे में हम कंप्लीट पढ़ेंगे, हमारे जो चैप्टर नंबर 7 है उसके अंदर इसके ऊपर 5 नंबर में नोट्स भी आता है। नेक्स्ट क्या, सम ऑफ दीज इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग अ नीडल और इंजेक्शन। अब जो बात कर रही थी घनोरिया, साइपल्स या वार्ड्स की, वो डिजीज सेपरेट होती हैं सिर्फ कब, जब सेक्सुअली संबंध बनाया जाए। लेकिन वही अगर बात करें एड्स की और हेपेटाइटिस बी की, तो ये डिजीजें कैसे शेयर हो सकती हैं, कैसे ट्रांसमिट हो सकती हैं, बाय द शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। अब पहले क्या होता था गांवों के अंदर, मतलब जो भी ये इंस्ट्रूमेंट इनकी बहुत कमी होती थी, तो उनके पास क्या होती थी, एक ही सुई होती थी, या मतलब मोस्टली 2-3, उसको बार बार उबाल के वही उसका यूज करते थे, जिससे गांवों में क्या थी, जो एचआईवी या एड्स था वो बहुत कॉमनली मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, गांव में बहुत तरक्की हो चुकी है। आगे क्या है, विद अगर इन्फेक्टेड पर्सन ट्रांसमिटेड ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड, अगर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है और अपना ब्लड को ट्रांसफर कर रहा है, मतलब दूसरे को डोनेट कर रहा है, तो उससे भी क्या हो सकता है, उससे भी जो एड्स है वो ट्रांसफर हो सकती है फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस टू। अगर मदर के अंदर एड्स है, हेपेटाइटिस बी है, तो उसके बच्चे के अंदर भी वो जा सकती है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी भी वो जा सकती है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस हो चुकी है, मेडिसिन आ चुकी हैं। तो सबसे पहले जब लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो सबसे पहले यही टेस्ट करते हैं कि वो एचआईवी पॉजिटिव है या नहीं है। अगर वो एचआईवी पॉजिटिव है तो एक इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे जो बेबी है उस तक जो एचआईवी का इन्फेक्शन है वो नहीं पहुंच पाता। अदर डिजीज आर कंप्लीटली क्योरेबल, तो जो डिजीज है एक्सेप्ट द हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्प्स एंड एचआईवी इन्फेक्शन, इन डिजीज को छोड़ के जितने भी डिजीज हैं तो वो क्योरेबल हैं अगर उनको डिटेक्ट किया जाए अर्ली। लेकिन क्या होता है, जो एज होती है कौन सी, 15 से 24 के बीच में, एडोलेसेंस एज से थोड़ा सा ऊपर होती है, इसके अंदर क्या होते हैं, जो लड़के होते हैं या इनमें फीमेल्स भी आ गई, वो जो सिम्टम्स इनको बताने से कतराते हैं। लेकिन जब टाइम होता है उस टाइम तक जो ये सिम्टम है ये क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, जिससे क्या होती है, बड़ी समस्या आती है। लेकिन अगर इनको अर्ली ही क्या कर दिया जाए, डिटेक्ट किया जाए, तो ये जो डिजीज है क्योरेबल भी हैं और इनको प्रॉपरली ट्रीट भी किया जा सकता है। अर्ली सिम्टम होता है मोस्ट दीज आर माइनर, जो सिम्टम है इनके बिल्कुल माइनर ही हैं। कैसे सिम्टम है, जैसे ईचिंग होना या फ्लूइड डिस्चार्ज होना, या जो ट्रैक्ट है उनके अंदर स्लाइडली पेन होना, या उनके अंदर स्वेलिंग आना, सूजन आना उनके अंदर थोड़े से। तो क्या करते हैं इस एज में, क्या जो ये सिम्टम है इनको इग्नोर करते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं करने हैं इन द जेनाइटल रीजन। तो जितने भी सारे सिम्टम है जेनाइटल रीजन के अंदर दिखाई पड़ते हैं। इन्फेक्टेड फीमेल में ऑफन बी असिम्प्टोमेटिक एंड हेंस मे रिमेन
डिटेक्टेड फॉर अ लॉन्ग। अब क्या बोल रहा है कि जो फीमेल के अंदर जो यूरेथ्रा होता है वो बहुत मतलब उसका साइज बहुत स्मॉल होता है और उनके मतलब जो भी इन्फेक्शन होने के चांसेस वो बहुत हाई हैं, क्योंकि अगर बात करें वाजाइना से उनका इन्फेक्शन सीधा जाता है यूट्रस के अंदर, जिससे क्या होगा जो इन्फेक्शन होगा वो बहुत जल्दी होगा। तो फीमेल्स के अंदर क्या है, ये जो सिम्टम है वो डिटेक्ट है लॉन्ग टाइम के लिए। अब्सेंस ऑफ अ लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम इन द अर्ली स्टेज ऑफ द इन्फेक्शन एंड दी सोशल स्टिग्मा। सोशल स्टिग्मा मतलब क्या है कि वो मतलब बताने से कतराते हैं। हमारी जो समाज है उसमें ऐसा है कि मतलब जो भी उसमें मेल भी है फीमेल भी, वो बताने से कतराते हैं कि वो STI से अटैच्ड है या नहीं है। डिटेक्ट द इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम द गोइंग, डिटेक्ट होता है रोकना, इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम गोइंग टू टाइमली डिटेक्ट एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। कि मतलब सोशल स्टिग्मा का मतलब है कि लोग कतरा रहे हैं और वो रोक रहे हैं कि वो मतलब डॉक्टर के पास जाए अपनी समस्याएं बताएं, तो ऐसे में क्या लोग बताते नहीं है, रिवील नहीं करते हैं। दिस कुड बी द लीड टू द कॉम्प्लिकेशन, जिससे आगे जाके क्या होता है कॉम्प्लिकेशन होता है, बहुत मतलब बड़ी समस्या होती है। विच इंक्लूड पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिजीज PID, जिससे आगे जाके क्या होता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। जो पेल्विक रीजन है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है। आपने क्या करना है, जो फुल फॉर्म दी हुई PID किसको ध्यान रखना है। और फीमेल्स के अंदर क्या होता है अबॉर्शंस भी हो सकता है अगर बात करें आगे जाके, या स्टिल बर्थ भी हो सकता है। स्टिल बर्थ का मतलब क्या है, स्टिल बर्थ का मतलब है कि मदर के अंदर जो बेबी है वो 9 मंथ रहा, लेकिन जब उसका बर्थ हुआ तो बर्थ होने के बाद साथ साथ क्या उसकी डेथ हो गई, तो उसको बोलते हैं स्टिल बर्थ। नेक्स्ट है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या है, जैसे हमने बताया कि इम्प्लांटेशन क्या होता है। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है कि एग का और स्पर्म की मीटिंग हुई, मीटिंग का हुई फैलोपियन ट्यूब में, मीटिंग होने के बाद यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो गए। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या है कि फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होके ही यूट्रस के अलावा किसी और रीजन के मेनली फैलोपियन ट्यूब में ही क्या होना इम्प्लांटेशन हो, उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो बहुत ही सीवियर या खतरनाक होती है फीमेल्स के लिए। इनफर्टिलिटी हो सकती है, इनफर्टिलिटी क्या होती है द कपल्स दैट कैन नॉट प्रोड्यूस चाइल्ड। और इवन कैंसर भी हो सकती है कहाँ पे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। तो कहने का पूरा निष्कर्ष ये है कि अगर आप में सिम्टम है ये तो डॉक्टर के पास जाएं, उनसे कंसल्ट करें। STI आर द मेजर थ्रेट टू द हाईली हेल्थी सोसाइटी एंड देयरफॉर प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्ट एंड क्योर ऑफ दीज डिजीज आर गिवन अ प्राइम कंसिडरेशन अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। जो RCH प्रोग्राम चला था जो इंडिया जिसमें पहली बार किस पे है, पहले नंबर पे है, तो वो प्रोग्राम भी क्या कर रहा है, जो STI है उनमें क्या उनपे जोर दे रहा है और उनको ट्रीट करने और प्रिवेंट करने में क्या कर रहा है भाग ले रहा है, हिस्सा ले रहा है। थ्रू ऑल द पर्सन्स आर वनरेबल टू दीज इन्फेक्शन। वनरेबल मतलब जो खतरे में होते हैं। देयर इंसिडेंट्स आर रिपोर्टेड टू वेरी हाई अमंग द पर्सन इन द एज ग्रुप। अब एज ग्रुप की बात करें, जो एज ग्रुप 15 से 24 साल के बीच किया है, उस एज ग्रुप के जो पर्सन है वो क्या है, वो का क्या है वनरेबल है, मतलब वो खतरे में है, उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। The age group which you belong, there is a no reason of the panic because prevention is possible। अगर आप इस एज ग्रुप में हैं और आप में ये सिम्टम है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पहले आपने घबराना नहीं है, क्योंकि इनके जो प्रिवेंशन है वो पॉसिबल है। लेकिन कब पॉसिबल है, अगर उनको अर्ली एज में ही डिटेक्ट किया जाए। वन कुड बी फ्री ऑफ दीज इन्फेक्शन बाय द फॉलोइंग सिंपल प्रिंसिपल। 3 प्रिंसिपल्स ने दिए हैं। फर्स्ट है अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर। किसी भी अननोन पार्टनर के साथ आपने सेक्स नहीं करना है, या एक से ज्यादा जो पार्टनर्स आपने नहीं बनाने हैं, अगर बनाने हैं तो उनके साथ सेक्स मत कीजिए। ऑलवेज ट्राई यूज कॉन्डोम्स, सेफ्टी फर्स्ट ड्यूरिंग द कोइटस, इंटरकोर्स के दौरान आपने कॉन्डोम्स का यूज करना है। थर्ड क्या, इन केस ऑफ द डाउट वन शुड गो टू द क्वालिफाइड डॉक्टर। अगर आपको डाउट है, सिम्टम है, तो अर्ली ही आप डॉक्टर के पास जाए और अपना क्या करवाएं, चेकअप करवाएं एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट और डायग्नोस विद द इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन का बिल्कुल जांच करवा के उसका क्या करवाएं, ट्रीटमेंट करवाएं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहने वाला इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इनफर्टिलिटी। तो इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।